जिनको लगाना है गले उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं। पहले तो कहा था कि हम 2022 तक इनकम डबल कर देंगे। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का। तब तक हम दलित प्रेरणा स्थल पर रहेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे, पीछे भी नहीं हटेंगे। 2 दिसंबर 2024 को पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 5000 किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। लेकिन दिल्ली में एंट्री करने से पहले सभी किसान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इकट्ठा होते हैं। ये किसान अलग अलग किसान संगठन जैसे संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान परिषद और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में मार्च कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? क्या ये 2020-21 के किसान आंदोलन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है या फिर एक नए बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अगर ये आंदोलन अलग है तो इन किसानों की डिमांड्स क्या है, साथ ही इस पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का क्या कहना है, और आखिर में हम समझेंगे कि क्या किसानों की ये मांगे सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किसान मोस्टली गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के इलाकों से जुड़े हुए हैं। ये आंदोलन 2020-21 के आंदोलन का एक्सटेंशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय की डिमांड्स केंद्र सरकार के 3 किसान बिल्स और एमएसपी को लेकर थी। लेकिन इस बार नोएडा के जो किसान हैं अपने आंदोलन में ज्यादा फोकस नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी द्वारा किए गए लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर कर रहे हैं। चलिए यहां समझते हैं कि लैंड एक्विजिशन कानून क्या है। 2013 से पहले पूरे भारत में भूमि अधिग्रहण 1894 के ब्रिटिश कानून के अनुसार होता था। इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति की जमीन सरकारी काम के लिए ले सकती थी और इस प्रोसेस में किसान की परमिशन की जरूरत नहीं होती थी। जिस किसान की जमीन ली जाती थी उसे सिर्फ उस वक्त का मार्केट रेट दिया जाता था। इस वजह से कई किसान परेशान होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस फाइल करते रहते थे। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पे नजर डालते हैं। जब भारत का संविधान बना तो आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि जमीनी अधिकार को एक फंडामेंटल राइट के रूप में इंक्लूड किया गया। इससे जुड़े कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी आए, जैसे ए.के. गोपालन केस 1950 में और केशव नंद भारती केस 1973 में, जो भारत की राजनीति में बड़े बदलाव लेके आए। लेकिन सरकार ने देखा कि अगर वो 1894 के नियमों के तहत किसान की जमीन लेते रहे तो हर बार उन्हें कोर्ट के केसेस का सामना करना पड़ेगा। ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन कर रहा था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। 2013 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में बड़े बदलाव किए। नए कानून में किसानों के हित के लिए फेयर कॉम्पेंसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन जैसे प्रोविजंस को शामिल किया गया। नए भूमि अधिग्रहण कानून में बड़े बदलाव लाए गए, जैसे अर्बन लैंड एक्वायर करने के लिए सरकार को मार्केट रेट का 2 गुना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। रूरल लैंड के लिए मार्केट रेट का 4 गुना कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। अगर लैंड किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की जा रही है तो उस एरिया के कम से कम 80% लोगों की मंजूरी जरूरी होगी। पुराने कानून यानी 1894 में रिहैबिलिटेशन का कोई प्रोविजन नहीं था। पहले असेसमेंट किया जाएगा कि लैंड एक्विजिशन से कितने लोग प्रभावित होंगे और उन्हें रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब सवाल आता है कि किसानों की मांगे क्या है। किसानों की डिमांड है कि जो जमीन सरकार ने उनसे एक्वायर की है उसका 10% हिस्सा उन्हें वापस कर दिया जाए। कॉम्पेंसेशन में 64.7% का इंक्रीमेंट किया जाए। महंगाई को ध्यान में रखते हुए 2013 के नए लैंड एक्विजिशन एक्ट के सभी प्रोविजंस को सही तरीके से लागू किया जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक कमेटी बनाने के ऑर्डर दिए हैं और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने का आदेश दिया है। यहां मजे की बात यह है कि 2020-21 के किसान आंदोलन के बड़े नेता राकेश टिकैत अब इस नए भूमि अधिग्रहण कानून का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने इस आंदोलन में 20-21 के आंदोलन के मुद्दों शामिल कर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या ये नया आंदोलन भी 20-21 की किसान आंदोलन की तरह पूरे देश में फैलता है या नहीं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।